आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। हाउ आर डिजीज़ क्लासिफाइड, कि डिजीज़ को, डिसऑर्डर को क्लासिफाई कैसे किया गया है और कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू क्लासिफाई किया गया है। हमारे पास दुनिया में दो मोस्ट रिस्पेक्टेड मैनुअल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं डिसऑर्डर्स और डिजीज़ को क्लासिफाई करने के लिए। एक अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने पब्लिश किया और दूसरा जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने DSM क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसका हमारे पास इस वक्त 9th जो है वर्जन चल रहा है DSM-5 TR, जबकि हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है वो हमारे पास ICD-11 है। DSM क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में अगर हम लोग देखें तो द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, currently in its 5th edition and produced by American Psychiatric Association। के हमारे पास जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सिस्टम यूज़ हो रहा है क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो हमारे पास है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि पब्लिश किया गया है, प्रोड्यूस्ड हुआ है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की तरफ से। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अल्टरनेटिवली produces the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD, currently in its 11th edition। इसके अल्टरनेट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन यानी ICD जो है वो प्रोड्यूस किया है, जिसका 11th एडिशन हमारे पास मौजूद है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स प्रोवाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स विद एन एग्रीड अपॉन लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स falling in distinct categories for which there are clear descriptions and criteria for making a diagnosis। क्लासिफिकेशन सिस्टम बेसिकली है क्या? जब मैं किसी इंसान को मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो फेस हो रही होती हैं या वो सफ़र कर रहा होता है, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो एक क्लियर कट क्राइटेरिया के थ्रू और डिस्क्रिप्शंस के थ्रू एक डायग्नोसिस बनाता है जिसमें वो क्लासिफाई करता है कि इस बंदे को ये डिसऑर्डर है। तो वो डिसऑर्डर उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होती है जो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ से दिया गया होता है, यानी क्लासिफाई करना कि इस बंदे को किस टाइप का डिसऑर्डर है। ठीक है। और सिम्टम्स, जब सिम्टम्स का क्लस्टर जो है जब रेगुलर बेसिस पर इकट्ठे बार बार शो हो रहा हो तो उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। और अगर किसी सेम वक्त में एक प्रिडिक्टेबल कोर्स जो कि स्पेसिफिक डिसऑर्डर का हो वो बार बार इंसान को शो हो रहा हो, सिम्टम्स उसकी शो हो रही हो, तो उसे हम स्पेसिफिक डिसऑर्डर कहते हैं। अगर हम बात करें ICD क्लासिफिकेशन सिस्टम की तो 1893 तक इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ काजेज़ ऑफ डेथ जो है उसके लिए एक एडिशन तैयार किया, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो डेथ की काजेज़ हैं उसकी लिस्ट के लिए उन्होंने एक एडिशन पब्लिश किया, एक बुक पब्लिश की, एक मैनुअल पब्लिश किया जिसका नाम ICD था और ये फर्स्ट एडिशन था। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, डेवलपमेंट की ICD में इन 1948 और फिर इसके 6 वर्जन जो है ICD-6 जो है वो बनाया गया और ये फर्स्ट वर्जन था जिसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स को भी इंक्लूड किया गया। उससे पहले ये सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए, मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए ये मैनुअल
था, जबकि जब ICD-6 वर्जन इसका आया तो उसके बाद इसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स को भी इंक्लूड किया गया। फिर ICD-10 जो है वो 1990 में मई में इंट्रोड्यूस करवाया गया, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एंड ICD-11 हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली in May 2019 and comes into effect on 1st January 2022। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हेल्थ असेंबली में ICD-11 वो अडॉप्ट किया गया, और फिर क्या हुआ, ये 2019 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में आया, और फिर 1 जनवरी 2022 में इसके इफ़ेक्ट्स जो थे वो नज़र आए। द फर्स्ट इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एडिशन नॉन एज इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ काजेज़ ऑफ डेथ, जो कि मैं बता चुकी हूँ, वाज एडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन 1893। और फिर the World Health Organization states ICD is the foundation for the identification of health trends and statistics globally। कि जो हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये इसमें ICD फाउंडेशन है ताकि आइडेंटिफाई कर सके हेल्थ ट्रेंड्स को स्टैटिस्टिकली पूरी दुनिया में, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग डिजीज़ एंड हेल्थ कंडीशंस। यानी जो ICD है, कोई भी डिसऑर्डर जो न्यू डिसऑर्डर आता है तो वो फ़ौरन ही ICD में इंक्लूड कर लिया जाता है। लाइक अभी जैसे पिछले दिनों में हमारे पास न्यू डिसऑर्डर आया है कोरोना वायरस, तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, जबकि जो हमारे पास DSM है उसके अंदर वो डिसऑर्डर इंक्लूड नहीं होगा। और इट इज़ द डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड। ये क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड है तमाम क्लिनिक्स के लिए और रिसर्च पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। और ICD डिफाइंस करती है यूनिवर्स ऑफ डिजीज़, डिसऑर्डर्स, इंजरीज एंड अदर रिलेटेड हेल्थ कंडीशंस listed in a comprehensive hierarchical fashion that allows for easy storage, retrieval and analysis of health information for evidence based decision making। इस बुक में, इस मैनुअल में हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो मौजूद हैं, और उसके अलावा डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, इंजरीज़ हैं, ये सारी इसके अंदर मौजूद हैं। और ये इसलिए हैं ताकि हेल्थ इंफॉर्मेशन के मुताबिक एविडेंस बेस्ड डिसीजन बनाया जाए, डिसीजन मेक किया जाए। और ये जो है इजी स्टोरेज है, रिट्राइवल है, एनालिसिस ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और शेयरिंग एंड कंपेयरिंग हेल्थ इंफॉर्मेशन बिटवीन हॉस्पिटल्स, रीजन, सेटिंग्स एंड कंट्रीज़। और इसके ज़रिए इंफॉर्मेशन जो है हेल्थ से रिलेटेड उसको शेयर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है दूसरी चीज़ों से। और हॉस्पिटल्स के अंदर डिफरेंट सेटिंग्स में डाटा कंपैरिजन इन द सेम लोकेशन अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स, के जो डाटा जो है उसको कंपेयर किया जाता है कि इस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में इस लोकेशन के अंदर जो डाटा था, जो प्रॉब्लम्स थी, क्या वो अगेन वैसी ही मौजूद हैं या नहीं है। और नेक्स्ट हम देखेंगे क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू DSM क्लासिफिकेशन सिस्टम। DSM-5 या DSM-5TR के अकॉर्डिंग एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? अगर इंसान के बिहेवियर में अनयूजुअलनेस हो, यानी यूजुअली जो इंसान बिहेव करता है, जो नॉर्मल क्राइटेरिया सेट किया गया है वो ना हो, कोई नई चीज़ हो, अनयूजुअल हो, तो उसे एबनॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। अगर वो सोशल डेविएंस करता है, यानी सोसाइटी ने जो रूल सेट किए हैं उसको वायलेट करता है, तो वो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है। इमोशनल डिस्ट्रेस है, यानी इमोशनली वो स्ट्रेस में है, तो उसको भी हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। अगर उसका माल एडप्टिव बिहेवियर है, यानी उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। और अगर डेंजरसनेस है, यानी वो ख़तरनाक है, लाइक रिस्की है, वो सुसाइड्स अटेम्प्ट कर रहा है या उसको कॉन्शियस में नहीं है और वो
दूसरों के लिए ख़तरा बन रहा है, डेंजरस है, खुद को मार रहा है, तो इस तरह की चीज़ें अगर वो कर रहा है तो वो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है। फाल्टी परसेप्शंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी, हेलोसिनेशंस और डिलीयंस, कि अगर उसकी फॉल्स परसेप्शंस हैं, वो सही परसीव नहीं कर रहा, इंटरप्रेट नहीं कर रहा रियलिटी को, उसको हेलोसिनेशंस हो रही हैं, डिलीयंस हो रही हैं, तो वो भी एबनॉर्मल बिहेवियर होगा अकॉर्डिंग टू DSM-5 क्लासिफिकेशन सिस्टम। और अगर हम थेरीज़ की बात करें, 4Ds theories of abnormalities according to classification system, तो उसकी 4 जो थेरीज़ बेसिक बताई गई हैं यहाँ पर, डेविएंस, डिसस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर। यानी ये थेरीज़ कहती हैं कि अगर बिहेवियर में डेविएंस हो, यानी वो वायलेट कर रहा हो, अगर उसके डिसस्ट्रेस फेस कर रहा है, या वो डिसफंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या वो डेंजर कंडीशन में है, या डेंजर बन चुका है सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए, तो ये एबनॉर्मेलिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन सिस्टम। और साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करें तो हमारे पास 4 बेसिक एबनॉर्मल बिहेवियर के साइकोलॉजिकल मॉडल्स हैं। पहला है साइकोडायनामिक मॉडल, जो कि फ्राइड बहुत ही फेमस नेम है इस साइकोडायनामिक मॉडल का, जिसमें अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। फ्राइड कहता है कि अगर इंसान जो है उसके कॉन्शियस में कॉन्फ्लिक्ट्स रह जाते हैं, अनकॉन्शियस में, तो वो वक्त के साथ साथ जो है वो इंसान को एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ ले जाते हैं, और इंसान जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उन्हें मेंटल डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है। बिहेवियर इस मॉडल में जो है वो फोकस किया गया रोल ऑफ लर्निंग पर, और अगर लर्निंग में प्रॉब्लम रह जाती है, इंसान इन्वायरमेंट से सीखता है। बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि इंसान लर्निंग से सीखता है, अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, ऑब्जर्वेशन से सीखता है, तो जैसा वो ऑब्ज़र्व करेगा तो वैसा ही वो बनेगा। तो लर्निंग के थ्रू अगर वो सही से लर्न नहीं कर पा रहा, और उसको सही सिखाया नहीं जा रहा, उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं दिया जा रहा, तो उसके बिहेवियर पर असर पड़ता है, और उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, तो उससे क्या होगा कि वो मेंटली डिस्टर्ब होगा और एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। और हेमिनिस्टिक मॉडल रोजर्स और मैस्लो ने नीड्स दी थी, हायरार्की ऑफ नीड्स। अगर इंसान की वो नीड्स पूरी नहीं होती, बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, तो इंसान में एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाती है। और उसकी कॉन्शियस चॉइसेस के बारे में, कि जो वो कॉन्शियस चॉइसेस करता है, अगर वो फुलफ़िल नहीं होती, तो इससे भी इंसान के अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा होता है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि ईगो, सुपर ईगो और इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, तो उससे भी एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा होता है। कॉग्निटिव थ्योरीज़, एरन बैक के अकॉर्डिंग, और इनके अकॉर्डिंग, कॉग्निटिव थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग, अगर डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है इंसान की और माल एडप्टिव बिहेवियर है, वो सही से कॉग्निशन नहीं कर रहा, उसकी कॉग्निशन का प्रोसेस ठीक से नहीं हो रहा, वो सही थिंक नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा चीज़ों को, तो इससे भी उसका बिहेवियर एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो पैदा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।